दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी अपनी महफ़िल द राइज़ लॉग में। यहाँ पर हम लोग इलाहाबाद आर ओ के पिछले साल के आए हुए सवालों का रिवीजन कर रहे हैं और आने वाले समय में आर ओ यू पी पी सी एस और एस एस सी के भी, क्योंकि बस यहीं से ये जो जगह हैं जहाँ से सवाल उठाए जा रहे हैं, हम लोग इसका रिपीटेडली हम लोग इसका रिवीजन करने वाले हैं जब तक कि एग्ज़ाम हमारा ख़त्म ना हो जाए। तो उसी कड़ी में आज हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्ड जियोग्राफी। इसका पहला जो चैप्टर है वो है यूनिवर्स, जिसको हिंदी में ब्रह्मांड भी बोलते हैं। इसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट या सूर्य के निकटस्थ है। तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक बड़ा मान्य प्राप्त तारामंडल कौन सा है। तो वो है हाइड्रा है। हाइड्रा सर्वाधिक बड़ा मान्य प्राप्त तारामंडल है। तारामंडल तारों का एक समूह है जो विशेष आकार का बनता है और इसे आकार के अनुसार नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करती है। तो वो है बिग बैंग सिद्धांत। हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा का भाग है। तो वो मिल्की वे का है। आज दिन कौन सा है? अच्छा, आज संडे है। निम्नलिखित नगरों में से किस नगर में वर्ष की किसी भी समय रात के आकाश में किसी प्रेक्षक को ध्रुव तारा दिखाई नहीं देगा। तो ब्राज़ीलिया में। तो ब्राज़ीलिया चूँकि दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, तो इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव की चीज़ें यूजुअली नहीं दिखाई देंगी। तो याद रखना। अगला है सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य से उनकी दूरी के बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों का नेतृत्व करता है। तो ये है मरकरी, अर्थ, जुपिटर, बुध, पृथ्वी, बृहस्पति। ए सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होता है। और वही जब पृथ्वी आ जाएगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब पृथ्वी पर सूर्य न प्रकाश पड़कर चंद्रमा की छाया पड़ती है। व्हाट आर सोलर फॉल्स फ्लेयर्स। सौर ज्वालाएँ क्या है। तो सौर ज्वालाएँ हैं कि सूर्य के किरीट या कोरोना से निकला प्लाज्मा। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्षिक स्थिति क्या होती है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। जो बीच में आएगा वही लगेगा। सोलर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सोलर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल के सबसे निकट ग्रह जो है बुध ही है। हमारे सौर मंडल की किस ग्रह का कोई भी वो सैटेलाइट नहीं है। तो वो है शुक्र है। इसमें से कौन से ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं। तो शुक्र को ही इवनिंग स्टार भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन भारत में सबसे पहले किसने किया था। तो आर्यभट्ट ने किया था। कौन सा ग्रह उच्चतम घनत्व रखता है। तो पृथ्वी उच्चतम घनत्व रखती है। धरती की सबसे बाहरी परत कौन सी है। तो धरती की सबसे बाहरी परत लिथोस्फेयर है। मंगल।
सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को। फिर से वही सवाल है कि मंगल ग्रह को। सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से चौथा ग्रह जो है कि मंगल ही पड़ता है। बृहस्पति किस ग्रह के चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? तो गैनीमीड है ये बृहस्पति का ही। शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? तो शनि ग्रह के बड़े सब चंद्रमा का नाम है टाइटन। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। अरुणा वरुणा एवं एम कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है? तो वो है यूरेनस, जिसको अरुण भी बोलते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। हैली धूमकेतु का काल कितने वर्ष का होता है? तो हैली धूमकेतु का काल 76 वर्ष का होता है। महाद्वीपीय खंडों की परपट्टी में मुख्य खनिज अवयव कौन से हैं? तो सिलिका और एल्यूमिनियम। पृथ्वी की कोर में मुख्य रूप से क्या है? पृथ्वी के रूप में निकिल निफे है ना, हाँ, निकिल और फेरस है। कोको प्लेट जो है अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। कोको प्लेट। पृथ्वी की सतह के अंदर पिघली हुई चट्टान को मैग्मा कहा जाता है। स्थल मंडल किसे संदर्भित करता है? तो स्थल मंडल क्रस्ट ऑफ द अर्थ की प्रॉपर्टी को मतलब वो रिप्रेजेंट करता है। सबसे छोटी प्लेट बड़ी प्लेटों में निम्नलिखित में से कौन सा लघु प्लेट नहीं है? तो लघु प्लेट नहीं है तो ये शब्द जो है कि लघु प्लेट कोकोस, नज़्का, कैरेबियन, आर्कटिक प्लेट फुल फ्लेज बड़ी प्लेट में शामिल की जाती है। पृथ्वी पर पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम है, सियाल है। पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं? पृथ्वी की पपड़ी और आवरण के बीच की सीमा को, अच्छा, ये मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी की उत्तर दक्षिण दिशा का अनुगमन करती है 180 डिग्री पर। निम्नलिखित में से सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? सबसे लंबा अक्षांश 0 डिग्री लैटिट्यूड है। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान का अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की दूरी है। सबसे लंबा अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है। यह 13 देशों, 3 महाद्वीपों तथा 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित अक्षांशों में से किस एक अक्षांश पर 21 जून को 12 बजे दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो वो है 23 डिग्री अक्षांश में। देशांतर। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए क्या समय बदलता है? तो वो है 4 मिनट का। भारत के मानक समय के रूप में 82.30 पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जैसा मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। विषुवत एवं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा इंडोनेशिया, केन्या, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। 13 राज्यों से होकर गुजरती है। मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। किस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो वो है 22 दिसंबर को। कब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं? तो दिन और रात जो है विषुव का दिन होता है। ऊष्मीय भूमध्य रेखा कहाँ अवस्थित है? तो ऊष्मीय भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा पर स्थित है। कर्क एवं मकर रेखा। कर्क रेखा पर सिर ऊपर की ओर से
कर्क रेखा कर्क रेखा पर सिर कर्क रेखा पर सिर के ऊपर सीधा चमकता है। क्या है? 21 जून को। हाँ, कर्क रेखा पर सूरज सिर पर सीधे चमकता है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो वो है कर्क रेखा हवाई द्वीप, अमेरिका, बहामा, मॉरिटानिया, अरब से किस है? डी में क्या है? डी में है ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। बहामा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मोरक्को, माली, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, चीन और ताइवान से होकर गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा की घटना कब होती है? तो बृहद ज्वार भाटा की घटना केवल पूर्ण चंद्र दिवस पर होती है। मैग्मा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा से ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को लावा इग्नियस रॉक बोलते हैं। बलुआ पत्थर किस रूप में रूपांतरित होता है? बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट में, स्फटिक जिसको बोलते हैं, उसमें रूपांतरित होता है। कायांतरित सेल किससे बनती है? आग्नेय चट्टानों से और अवसादी चट्टानों से। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से क्या एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सी एक शैल पारगम्य है? तो वो है बलुआ पत्थर। भूकंप से रिलेटेड, भूकंप के आने के एक ही समय पर वे कौन सी रेखाएं हैं जो कि साथ संबंध रखती हैं? सहभूकंपन रेखा। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को इस रूप में जाना जाता है कि वो उद्गम फोकस जिसको बोलते हैं। भूकंप के तरंग की उत्पत्ति के स्थान को क्या कहा जाता है? तो भूकंप के तरंग की उत्पत्ति के स्थान को फोकस कहा जाता है। भूकंप को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ट्रेमर उसका अन्य नाम है। भूकंप का कारण क्या है? भूकंप का कारण है टेक्टोनिक प्लेट का घूमना। ज्वालामुखी, अंटार्कटिक का सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो वो है माउंट इरेबस। कौन सा मृत विषुप्त ज्वालामुखी नहीं है? तो वो है कोटापैक्सी, इक्वाडोर का। किलिमंजारो तंजानिया में जो है वो निष्क्रिय हो चुका है। पोपा म्यांमार में है, वो मृत और निष्क्रिय है। कोटापैक्सी इक्वाडोर में सक्रिय है। सिम्बरोजो इक्वाडोर का, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सक्रिय जनसंख्या में ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? एलुशियन द्वीप समूह। निम्नलिखित में से किस देश में माउंट कटमई ज्वालामुखी स्थित है? तो वो है यूएसए में। अंडमान सागर में बैरन द्वीप किसके लिए जाना जाता है? अंडमान सागर में बैरन द्वीप अल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। ज्वालामुखी उत्पत्ति का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आइसलैंड है। हिमलुम्बी निलंबी निक्षेप खंभा सतह पर जमने वाले किस भू आकृति का है? तो इसको बोलते हैं भूमिगत जल। सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ है? बैरन आइलैंड पर। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से कौन सा विलुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? तो वो है पोपा। पोपा म्यांमार में मर चुका है। माउंट एटना, कोटापैक्सी, वेसुवियस ये सब अभी चल रहे हैं। किस हिमनदी का निक्षेपीय अभिलक्षण है? तो वो हिमोड का है। स्थल मंडल पर्पटी और ठोस मेंटल से बना हुआ है। निम्नलिखित में से किस मैदान को चूना पत्थर की स्थलाकृति से संबंधित बोला जाता है? तो ये है बजदा मैदान, जलोढ़ मैदान, कृष्ण मैदान, पेन्ने मैदान। क्रस्ट स्थलाकृति चूना पत्थर, चूने पत्थर वाली चट्टान के क्षेत्र भूमिगत जल द्वारा सतह पर एक नीचे विशेष प्रकार के स्थलों का निर्माण घुलनशील एवं अपरद की क्रिया द्वारा होता है, जिन्हें क्रस्ट स्थलाकृति कहा जाता है। जैसे यूगोस्लाविया का क्रस्ट प्रदेश, युकाटान क्षेत्र आदि। सी में वैसे था क्या? सी में इसको कास्ट मैदान बोलते हैं। रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। रिफ्ट घाटी का निर्माण विभंगों के बीच होता है।
बैथोलिथ भू-आकृति की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो बैथोलिथ भू-आकृति की उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा होती है। हिमोड़ पाए जाते हैं हिमनदी क्षेत्र में। पर्वत, पठार, घास के मैदान। हिमालय मोटे तौर पर 3 पहाड़ी क्षेत्रों में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उनमें एक नहीं है? नार्दर्न उत्तरी क्षेत्र में। यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? तो रसिया का यूराल क्षेत्र में। रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में, एल्प्स यूरोप में है, अफ्रीका में एटलस है, ये सबको पता है। यूएसए में पाए जाने वाली पर्वत श्रृंखला रॉकी है। दक्षिण अमेरिका निम्न अक्षांश चारागाह कहलाते हैं, क्या पंपास कहलाते हैं? ये आपके नोट्स से सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? तो जो सतपुरा पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और इसके नीचे जो विंध्यन रेंज है वो शायद इरोज मतलब जो है क्या बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, वो हो गया, अरावली हो गया। ड्रैकेंसबर्ग पहाड़ किस देश में स्थित है? तो ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में स्थित है। पंपास घास अवस्थित है, तो पंपास घास अर्जेंटीना में अवस्थित है, ये वही है। निम्नलिखित में से बहिर्गमन मैदान शब्द अवस्थित है, तो वो बहिर्गमन मैदान शब्द ग्लेशियर में अवस्थित है। आल्प्स पहाड़ी श्रृंखला किस महाद्वीप पर स्थित है? तो आल्प्स पहाड़ी यूरोप में स्थित है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में एक विस्तृत वलित पर्वत का उदाहरण है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लैंक है और जो फ्रांस में स्थित है। इस पर्वत की श्रृंखला में स्थित मैटरहार्न चोटी इटली और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। ज्ञात हो कि यूराल व कॉकेशियस स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में से कौन से अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सवाना को। वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु के एक परत के ऊपर उष्णकटिबंधीय वायु की एक परत हो सकती है। वो क्या हो सकती है? तापीय प्रतिलोमता थर्मल इन्वर्जन की हो सकती है। सूचिएक के सूची 2 के साथ मिलाइए। सूचिएक मेजोस्फेयर मध्यमंडल जिसको 45 से 85 किलोमीटर की दूरी पर होती है। स्ट्रेटोस्फेयर जिसको समताप मंडल कहते हैं 10 से 45 किलोमीटर की दूरी पर होती है। थर्मोस्फेयर तापमंडल जिसको 85 से 105 किलोमीटर की दूरी पर होती है। ट्रोपोस्फेयर जो है कि क्षोभ मंडल, जैसे आप इसको यदि मिलान करोगे ना तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ट्रोपोस्फेयर वो सबसे नीचे होती है अप टू 10 किलोमीटर, तो सबसे नीचे आप जानते हो ना ट्रोपोस्फेयर है, तो 10 किलोमीटर डी का 3 हो जाएगा। तो डी का 3 मिलाओगे तो ऑप्शन ए और बी बचता है। अब देखते हैं कि मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद से स्ट्रेटोस्फेयर आती है, तो बी का सेकंड ही हो जाएगा। बी का ऑप्शन ए ही सही है। क्यों? क्योंकि वो इधर का वो ना भी पता रहे तो भी उधर का पता चल जाता है। वायुमंडल में CO2 लगभग कितने परसेंट है? तो CO2 लगभग दशमलव के बाद की राशि है। तो एक और सी और डी तो होगा नहीं, और सी और डी में तो होगा नहीं, तो अब देख रहे हो यही ए और बी में से कोई ऑप्शन है। तो ए और बी में से ऑप्शन जो है कि देखो, जो यदि हम जैसे चूतिए रहते थे, होता ग्लोबल वार्मिंग के लिए सी जिम्मेदार है, तो इतना भी कम नहीं होगा, तो हम लोग इसी को मार देते। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। 0.03 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। समान वायु वेग के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समवाह गति। आइसोथर्मिक तो नहीं होती है, समस्थानिक नहीं होती है, सममितीय नहीं होती है, समवाह गति होगी। इसको क्या बोलते हैं? समनतीय, समान झुकाव या ढलान वाले। समनति मतलब नति मतलब एक एंगल को बोलते हैं। आइजोमेड क्या आइमोजेस्मिक
यह एक मानव चित्र पर समान भूकंप तीव्रता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को संदर्भित करती है। आइसोथर्म, वायुमंडलीय परत जो कि धरती के सबसे नज़दीक है वो क्या है? क्षोभ मंडल है, सबको पता है। कह रहा है अश्व अक्षांश वायुमंडलीय दबाव पट्टियों के मध्य स्थित है, तो भूमध्य रेखीय निम्न पट्टियों के मध्य स्थित है, 30 से 45 के आसपास पाया जाता है। इसको पोस्ट बोलना चाहिए ना। अश्व अक्षांश भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय दबाव की पट्टियों के मध्य स्थित। अच्छा, सवाल ये है कि दबाव मेन उस पर नहीं है, उसके ऊपर नीचे। वायुमंडल की वायु पृथ्वी से किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जुड़ी हुई है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन एक पल दिमाग में आ सकता है, लेकिन नहीं, वो ग्रेविटी के द्वारा जुड़ी हुई है। ओजोन परत पर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन रक्षक करती है वो क्या बोलते हैं? उसको समताप मंडल बोलते हैं। वायुदाब एवं पवने अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः होता है भूमध्य रेखा पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अपवहन शब्द किससे संबंधित है? वायु प्रक्रिया से, विंड एक्शन से। इक्वाडोर और पेरू के तट को अनुदिश कभी कभी समुद्र की सतही जल में गर्म होने को कहा जाता है, तो एल नीनो की वजह से। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफान जो कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाओं से टकराया, वह कहाँ से उत्पन्न हुआ था? तो वो अंडमान सागर से उत्पन्न हुआ था। भारत में मई 2021 में आया चक्रवात जो कि पश्चिमी किनारे से टकराया था, किस नाम से जाना जाता है? तौकते। व्हाट इज टॉर्नेडो? बवंडर क्या है? टॉर्नेडो टॉर्नेडो कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा है। विल्ली विल्ली क्या है? विल्ली विल्ली जो है शीतोष्ण क्षेत्रों में उत्पन्न एक प्रकार का वृक्ष है। नहीं, एक हवा जो रेगिस्तान। नहीं, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑप्शन सी इसका उत्तर है। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, वर्षा और हिम का मिश्रण और क्षेपण है, किसका है? साहिम वृष्टि का। वर्षा और हिम का मिश्रण और क्षेपण साहिम वृष्टि सिलिट कहलाती है। साहिम वृष्टि सिलिट कहलाती है। साहिम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदें हैं या फिर पिघली हुई बर्फ की पानी जमी हुई बूंदें साहिम वृष्टि की सर्दी। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में वर्ष भर बारिश वितरित होती रहती है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ही होती रहती है हमेशा। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भारी वर्षा किस ऋतु में होती है? तो अच्छा, भूमध्य सागरीय में है, तो शीत ऋतु में वहाँ होती रहती है सबसे ज़्यादा वर्षा। प्रचंड मूसलाधार बौछार जो सामान्यतः अल्पावधि की होती है, इस कथन के निम्नलिखित में से किसे परिभाषित शब्द प्रयोग किया जाता है? तो वो है मेघ क्लाउड बर्स्ट का। आइसोफेन निम्नलिखित घटनाओं में से किससे संदर्भित करता है? आइसोफेन समान मौसमी घटनाओं वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है। समदाब रेखा। आइसोबार समान वायुमंडलीय दाब वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है। समताप आइसोथर्मल समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है। आइसोबात समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों से मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को आइसोबात कहते हैं। निम्न में से कौन से कारक किसी भी जगह की जलवायु को नियंत्रित नहीं करते हैं? तो दबाव और पवन, समुद्र से दूरी, पानी की उपलब्धता, महासागरीय जलधारा और भूआकृति की विशेषता। डी तो करता है, पानी की उपलब्धता भी करता है, समुद्र से दूरी करता है, यानी ऑप्शन ए होगा कि दबाव और पवन प्रणाली नहीं करते हैं। सी, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। दबाव और वायुमंडल, समुद्र से दूरी, जलधारा और भूआकृति। पानी की उपलब्धता जलवायु को नियंत्रित नहीं करते हैं। अच्छा, जलवायु की पानी की उपलब्धता नियंत्रित नहीं करता है।
एल नीनो जलवायु प्रतिमान के पृष्ठीय जल के असामान्य तरीके से गर्म हो जाने के कारण घटित होता है। सी क्या प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से क्या भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वो है स्वीडन है। स्वीडन उधर नॉर्थ यूरोप में है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु है? तो एक निश्चित शुष्क एवं गीला मौसम। जलवायु चरम पर है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश हैं, यह कथन किस क्षेत्र का है? जलवायु चरम पर है, वर्षा कम है, लोग खानाबदोश है, यह कथन किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? अफ्रीका की सवाना, मध्य एशिया स्टेपी, उत्तरी अमेरिका साइबेरिया टुंड्रा। तो मध्य एशियाई स्टेपी। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को प्रदत्त किन विकल्पों द्वारा वर्णित किया जा सकता है? तो वो है सी में क्या है 1, 3, 4। तो उष्णकटिबंधीय है, शुष्क जलवायु है, कोष्ण। ये सारा सवाल को फिर से पढ़ने की ज़रूरत है इसमें। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार आर्द्र स्थितियों को, अच्छा आर्द्र स्थितियों को, तो जब आर्द्र है तो उसमें शुष्क जलवायु रहेगा नहीं, तो ऑप्शन सेकंड जो है कि गलत हो जाएगा। तो जब यदि ऑप्शन सेकंड गलत है तो ऑप्शन ए और बी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, तो इसलिए ऑप्शन सी उत्तर है। कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है? कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले काई, कवक और पुष्पित पौधों के लिए अनुकूल होता है। अस्थायी तुषार के क्षेत्र जहाँ की अवमृदा हमेशा जमी रहती है। ग्रीष्मकाल के दौरान दिन का उजाला बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। छोटा उपज मौसम और जल का भराव केवल कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों को सहारा देते हैं। ये किस इलाके का है? तो ये टुंड्रा जलवायु प्रदेश की बात हो रही है। शुष्क एवं मरुस्थल स्थल अटगामा मरुस्थल कहाँ है? तो अटगामा दक्षिण अमेरिका में है। कालाहारी मरुस्थल क्या है? तो ये अफ्रीका में है। पृथ्वी का सबसे शुष्क जगह किसे बोला जाता है? तो सबसे शुष्क जगह चिली को बोला जाता है। थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? थार मरुस्थल का सबसे बड़ा हिस्सा भारत में ही है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। महान विक्टोरिया मरुभूमि कहाँ है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया में है। टकला मकान मरुस्थल कहाँ है? तो ये है पश्चिमी एशिया में है। उलुरू का तात्पर्य क्या है? तो उलुरू का तात्पर्य है रेतीले पत्थर पर यह विशाल शिलाखंड ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में स्थित है। विश्व के किस भाग में जीवों का घनत्व सबसे अधिक है? तो विश्व के उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। किस के पेड़ों से शुष्क में ग्रीष्म में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्ते गिरते हैं? तो वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए। टैगा वन निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? तो टैगा वन रूस में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता है, क्या? रसिया। टैगा में पाया जाता है। रोडोडेंड्रॉन की विशिष्ट प्रजाति है, ये कहाँ पाई जाती है? अल्पाइन क्षेत्र में पाई जाती है। यूकेलिप्टस कहाँ पर जंगली अवस्था में पाया जाता है? तो यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में जंगली अवस्था में पाया जाता है। विश्व में शीघ्रता से कम होते प्राकृतिक संसाधन हैं, तो वो क्या है? वो ये जंगल ही है, लोग काट रहे हैं तेजी से। चीड़ के वृक्ष की विशेषता क्या है? चीड़ के वृक्ष की शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन का भाग नहीं पाया जाता है? मैक्सिको में। चीन के पेड़ पाए जाते हैं। चीन के पेड़ पाए जाते हैं शंकुधारी वन में। प्राकृतिक वनस्पति पेटियों का अनुक्रमण हमें दिखाई पड़ता है किस में? तो वह पर्वतीय वनों में। निम्नलिखित वनों के प्रकारों में से किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं।
महासागर और झील की बात करिए, किस महासागर की लवणता सबसे कम है? तो आप जानते हैं कि आर्कटिक, ऐसे आर्कटिक का होना चाहिए था यार, अच्छा हाँ आर्कटिक का ही तो उत्तर में है। आर्कटिक है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर का है। तो आर्कटिक महासागर का, क्योंकि वहीं सब बर्फ़ जमी है, वहाँ से सीधे पानी की सप्लाई होती है। स्थल मंडल की सबसे अधिक गहराई कहाँ मिलती है? तो स्थल मंडल की सबसे अधिक गहराई मिलती है पैसिफिक महासागर में, वो जो मेरियाना ट्रेंच है वो। व्यस्ततम समुद्री मार्ग जो बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है, कहाँ से होकर गुजरती है? 131। सी, बिग ट्रंक रूट के नाम से जाना जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि में कौन सा जल निकाय लक्षद्वीप से जोड़ता है? तो वो है अरब सागर। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे गहरी झील है? तो वो है बैकाल झील। किस महासागरों में ज्वालामुखी अग्निवलय अवस्थित है? तो वो है प्रशांत महासागर। डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू निम्नलिखित में से किसके नाम है? लवण झील के नाम है। डिडवाना, कुचामन, सरगोल, खाटू लवण झील है। जो विश्व की सबसे लवणी झील है तुर्की वान झील है, जिसकी लवणता 330 है। रिसाव संबंधित है, रिसाव संबंधित है पेलोजोइक जमाव से। समुद्री जल के आवधिक गति को क्या कहा जाता है? तो समुद्री जल की आवधिक गति को टाइड्स बोलते हैं। ग्रेट बियर झील किसका हिस्सा है? तो ग्रेट बियर झील जो है कि स्वेज झील किसका एक हिस्सा है? तो स्वेज नहर का हिस्सा है, स्वेज कैनाल का। चौथी उपखाड़ी जो कि अवतलित होती है वो क्या बोलते हैं? तो खाड़ी बोलते हैं। शैवाल जैसा महासागरीय निक्षेप को क्या बोलते हैं? शैवाल जैसा महासागरीय निक्षेप को द्विअणु रिसाव कहते हैं। बंगाल की खाड़ी एक मध्य महासागरीय कटक है, इसे क्या कहेंगे? तो 90 ईस्ट कटक कहते हैं। जो जीव महासागर के तल पर रहते हैं उन्हें बेंथोस कहते हैं। महासागर के तल पर बेंथोस के नाम से जाना जाता है। सुनामी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? अर्थक्वेक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। शुंडा गर्त कहाँ है? शुंडा गर्त कहाँ है? तो इंडस महासागर में है शुंडा गर्त। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ गर्त वो ही प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त वो प्रशांत महासागर में। प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। सतह क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़ी झीलें कौन सी हैं? सतह क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झीलें जो है कैस्पियन सागर है। कौन से समुद्र में सबसे ज़्यादा खारापन है? तो समुद्र में सबसे ज़्यादा खारापन रेड सी का है। निम्नांकित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? टर्टरी की खाड़ी रूस के तट पर स्थित है, यह ओखोटस्क की खाड़ी है। महासागरों में ज्वार उठते हैं। सी, उपर्युक्त दोनों के कारण। जेट धाराओं के उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। ये लगभग जेट धाराएं जो होती हैं वो 27 से 30 डिग्री नॉर्थ में बहती हैं। उस सर्वाधिक बड़ी धारा का नाम बताइए जिसका काला पानी होने के कारण उसे काली धारा कहते हैं। ब्लैक, ये कहाँ से सवाल? तो क्यूरोशियो धारा को जापान का काली धारा के रूप में भी जाना जाता है।
कुरोशियो धारा एक गर्म जल धारा है जो कि प्रशांत महासागर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा है? तो कनारी है, गल्फ स्ट्रीम। निम्न में से कौन सी गर्म समुद्री, अच्छा तो गर्म को गर्म और ठंडी उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें गल्फ स्ट्रीम जो है कि वो गर्म जलधारा है। प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? क्वींसलैंड तट से दूर ऑस्ट्रेलिया में। यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कोरल रीफ गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार का है? तो वो है एटॉल्स। विश्व में सर्वाधिक विशाल द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? वापस कर दो, हमारे जवाब। ग्रीनलैंड विश्व के सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। अपने बहुत बड़े नेता समझते हो, वापस कर देना आदमी की तरह। सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में मेडागास्कर है। विशालतम द्वीप समूह कौन सा है? विशालतम द्वीप समूह जो है कि गिनी द्वीप समूह है। गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह ग्रीनलैंड है। वो कौन सा महाद्वीप है जो सर्वाधिक भूमध्य रेखा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? अफ्रीका। वो कौन सा महाद्वीप है जो सर्वाधिक भूमध्य रेखा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो वो है अफ्रीका। यूनाइटेड किंगडम का एक विदेशी क्षेत्र बरमूडा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बरमूडा देश जो है कि बी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भौगोलिक रूप से ग्रीनलैंड किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो यूरोपीय उत्तरी अमेरिका का है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। कौन सा सबसे बड़ा द्वीप समूह है? इंडोनेशिया का है। महाद्वीपों के नाम बताए जो महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंबित रूप बनाते हैं। तो वो है अफ्रीका एवं दक्षिणी अमेरिका। ठीक है। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका द्वीप एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप बनाते हैं। इन दोनों महाद्वीपों का आकार एक दूसरे से मेल खाता है। इनके उत्तरी भाग चौड़े और आधार बनाते हैं, जबकि दक्षिण की तरफ संकरे होते हैं जो सुदूर द्वीपों का आकार ग्रहण करता है। दोनों महाद्वीप की तट रेखाएं भी मेल खाती हैं जो कभी एक साथ जुड़े हुए थे। द्वीप समूह से क्या तात्पर्य है? द्वीप समूह काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का एक समूह है जो चारों ओर समुद्र से घिरा होता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह। काफ़ी हद तक निकट द्वीपों के समूह को बोलते हैं द्वीप समूह, सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान द्वीप समूह नहीं है? तो जापान द्वीप समूह होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और शिनकोवे नहीं है। शिनकोवे द्वीप चीन में स्थित है। फॉकलैंड द्वीप समूह को लेकर फॉकलैंड विवाद कहाँ से है? तो ये यूके अर्जेंटीना से रिलेटेड है। मिनिकॉय और अमनी द्वीप में कौन सा द्वीप समूह का हिस्सा है? तो मिनिकॉय और अमनी द्वीप लक्षद्वीप का हिस्सा है। विश्व के प्रमुख देश राजधानियाँ मुद्राएं निम्नलिखित में से कौन सी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक मुद्रा है? तो यूरो है। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। निम्नलिखित भूटान की राजधानी थिम्पू है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम जो है कि टक्का है। निम्नलिखित में क्यूबा की राजधानी हवाना ही है। इक्वाडोर की क्योटो, पेरू की लीमा है और कनाडा ओटावा। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। निम्नलिखित में से रूस की राजधानी कौन सा है? तो रूस की मास्को है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो डॉलर है इसकी आधिकारिक मुद्रा। चीन की राजधानी का नाम बताइए। चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का नाम पौंड स्टर्लिंग है। यूके की राजधानी कौन सी है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। हीरो के कर
हीरो के कर्तन व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थल एंटवर्प निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो वो है बेल्जियम में। क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें से कौन सा देश सबसे बड़ा है? रसिया, भारत है, तो उसमें रसिया ही है इसमें बोलने वाले के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू क्षेत्र के संदर्भ में भारत से बेहतर परंतु ब्राज़ील से लघुत्तर है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अलास्का का संगठक या निर्वाचक राज्य कौन सा है? तो वो है यूएसए, अलास्का। नॉर्ड स्ट्रीम 2 NH2 एक नया निर्यात गैस पाइपलाइन किन दो देशों को मौजूद है? तो नॉर्ड जो है जर्मनी और रूस के बीच है। सभी नागरिकों एवं पर्यटकों के लिए सार्वजनिक परिवहन के लिए निःशुल्क देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है लग्जमबर्ग। यूएसए ने 1867 में अलास्का को किससे खरीदा था? तो रसिया से खरीदा था। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है, दक्षिणी अफ्रीका स्थित नहीं है। कौन सा देश वर्तमान में एक सैन्य जुंटा द्वारा शासित है? तो सैन्य जुंटा द्वारा शासित म्यांमार है। म्यांमार देश सैन्य जुंटा द्वारा शासित है। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश जहाँ म्यांमार 48 से ब्रिटिश शासन स्वतंत्रता के बाद एक तख्ता पलट है। निम्न कौन सा देश उत्तरी सागर से तेल और प्राकृतिक गैस नहीं निकलता है? तो वो है स्वीडन। नॉर्वे में निकलता है, जर्मनी में निकलता है, डेनमार्क में निकलता है। ब्राज़ील किस देश के द्वीप में स्थित है? ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये साउथ अमेरिका में है। निम्नलिखित में से किस देश के पड़ोसी देशों की संख्या अधिकतम है? तो चाइना के। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा दिनार नहीं है, कुवैत सिटी कुवैत की है वो। डॉलर नहीं, पौंड है, युआन रनमिनबी है, युआन रनमिनबी है। ट्यूनीशिया की दिनार है, यूएसए की डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय मुद्रा क्या? ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। लेबनान का पौंड है। अच्छा, बांग्लादेश की टका है। बगदाद देश किस देश की राजधानी है? बगदाद देश जो है इराक देश की राजधानी है। इराक की बगदाद है। थाईलैंड की बैंकॉक, मंगोलिया उलानबटोर, और सोमालिया का मोगादिशु है। सैंटियागो की राजधानी है सैंटियागो। अच्छा, सैंटियागो किसकी राजधानी? तो सैंटियागो चिली की राजधानी है। कांगो की ब्राज़ाविल है। क्यूबा की हवाना है। क्रोएशिया का जाग्रेब है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यूएसए की मुद्रा यूएस डॉलर है। श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है? तो श्रीलंका की मुद्रा है डॉलर नहीं, यूरो नहीं, दिनार नहीं, रुपया ही होगा। निम्न में से कौन सा एक बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं? तो बाल्टिक राज्यों का हिस्सा जो है लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। बेलारूस उधर का है, नॉर्थ का। निम्न में से कौन सा यूएई का हिस्सा नहीं है? यूएई का हिस्सा नहीं है और रास लनूफ। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग नहीं करता है? तो यूरो का उपयोग नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग नहीं करता है? तो वह स्वीडन। दिए गए विकल्पों में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पहचान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। विचार कीजिए। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उपयुक्त देशों को जनसंख्या रेफरेंस ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित घटते हुए क्रम में लगाइए। नाइजीरिया की भी जनसंख्या ठीक ठाक है, 1 2 3 4 5। हमें लगता है ऑप्शन बी होना चाहिए। अब ये है 1 2 4 3 5 है। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान की जनसंख्या नाइजीरिया से ज़्यादा है। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही युग्म नहीं है? सही युग्म नहीं है।
तो सेनेगल का डकर है, जाम्बिया का लुसाका है, यही नहीं सही है। और लाइबेरिया का मोनरोविया है, रवांडा का किगाली है। तो एक ये ऐसी एक राजधानी आई जिसको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है मुझे, मैं भूल गया हूँ इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ देश है? चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ देश लाओस है। ओटावा की राजधानी क्या है? ओटावा की राजधानी कनाडा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के व्यापार में प्रमुख साझेदार नहीं है? इटली, यूएसए, स्विट्जरलैंड है, मिस्र नहीं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रसिया का अफ़गानिस्तान के साथ अपनी सीधा सीमा साझा। अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना, ईरान, रसिया के साथ रसिया कहाँ है इनका? निम्नलिखित में से कौन सा देश डुरंड रेखा द्वारा विभाजित है? भारत और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान से, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की है। मनमोहन यानी जिसको बोलते हैं वो भारत और चीन की 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करता है। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान की सीमा को विभाजित करती है। विश्व की नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं? नील नदी की अपवाह द्रोणी कितने देशों को सम्मिलित करती है? तो वही 11 देशों को सम्मिलित करती है। ग्रैंड कैनियन के आकार देने वाली नदी को क्या बोलते हैं? कोलोराडो। नील नदी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो नील नदी इजिप्ट से होकर बहती है। बस 15 मिनट और। विश्व की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील है। दो नदियों के मध्य उपजाऊ के मैदान को दोआब कहते हैं। नदी घाटियों के चौड़ा होने का क्या कारण है? नदी घाटियों के चौड़ा होने के कारण है कि वो लेटरल इरोजन जब होता है, मतलब एक तरीके से क्षैतिज इरोजन होता है, तो इसलिए वो चौड़ाई करती जाती है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वो कांगो रिवर है। वी रूपी घाटी किसके द्वारा बनती है? तो हवा के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, ग्राउंड वाटर के द्वारा नहीं बनता है। रिवर के द्वारा, हाँ तो रिवर के द्वारा बनता है। किस शहर को सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से जाना जाता है? तो वो है रोम। अब पशुपालन एवं कृषि में देख लेते हैं। विश्व के सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक कौन से हैं? तो चाइनीज है सारे सब। आम का मुख्य रूप से विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा उपजाया जाता है। वर्षा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी कृषि वर्षा प्रणाली का वर्णन करता है जहाँ एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है? तो वो है वृक्षारोपण कृषि। विश्व में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन करने वाले देश कौन से हैं? तो वो चाइना है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पौधे कीट में परागित नहीं होते हैं? तो वो है धान। खरीफ, रबी और जायद शब्द संबंधित हैं? तो वो है अरेबिक से। कृषि के लिए प्राथमिक संसाधन कौन से हैं? तो वो है भूमि, हवा और जल। कोको के उत्पादन में कौन से देश शीर्ष पर है? तो कोको के उत्पादन में शायद ब्राज़ील है शीर्ष पर। देखते हैं दिए गए आइवरी कोस्ट है कोको के उत्पादन में शीर्ष पर। गौरतलब है कि आइवरी कोस्ट हर वर्ष 2 मिलियन टन कोको का उत्पादन करता है। चाय का उत्पादन कहाँ हुआ? तो चाय का उत्पादन चीन में हुआ था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दलहन एवं तिलहन के दोनों के रूप में होता है? तो वो है सोयाबीन। सोयाबीन को आप दाल के तौर पर बना के खा सकते हैं या उसका तेल निकाल के तेल भी यूज कर सकते हैं। बाकी गवार और चना और तुअर तो नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसे मोटे अनाज का राजा कहा जाता है? तो वो है सोरगम, चारा को। पूषा सोनोबाल एक प्रकार है फूल गोभी का। निम्नलिखित में से कौन सी फलों की फसल नमक संवेदनशील है? खजूर। निम्नलिखित में से कौन सी फलों की फसल नमक से संवेदनशील है? तो नमक, उसमें नमक डाल दीजिएगा वो मर जाती है, तो वो है खजूर है। खजूर नवात्यधिक नमक, यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम है फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित खेती एक साथ 2 फसलों को, मतलब पशुचारण और खेती का सामंजस्य को बोलते हैं, वो तो डबल फार्मिंग करते हैं। कौन सा उपकरण
प्राचीन खेती के उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो प्राचीन खेती के उपयोग में, प्राचीन खेती में थ्रेसर नहीं था, कुदाल था, खुरपी था, खुदाई की छड़ थी। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी सबसे कम जल दक्ष है? तो वो है शुगर केन को ही सबसे ज़्यादा पानी लगता है, तो वही कम जल दक्ष है। कौन सा देश प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो कौन सा देश प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो यह इजिप्ट, शायद मेक्सिको हो सकता है। प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक भारत ही है। विश्व में सबसे बड़े रबड़ उत्पादन के केंद्र वो थाईलैंड का है। विश्व में भारत का कॉफ़ी समग्र उत्पादन कितना है? तो वो है 3.5%। अगला सवाल है 236। आदिम निर्वाह खेती के लिए खेती निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती? आदिम मतलब प्राचीन काल की खेती। तो आपको पता है कि प्राचीन काल की खेती मानसून पर निर्भर करती थी, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर, क्योंकि खाद पानी नहीं हुआ करता था, अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर कि यहाँ कोई सूखा न पड़ जाए, कोई ज़्यादा बारिश ना हो जाए, कम बारिश ना हो जाए, इन सभी पर निर्भर करती थी। लेकिन प्रयोग किए जाने वाले जैव उर्वरकों का प्रकार पर नहीं। उसको जो ठीक है, यदि मतलब उसको जैविक उर्वरक जैसे गोबर खाद या घोर खाद मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये वाला उसका उत्तर, मतलब यही इसका उत्तर है, ये नहीं, इस पर निर्भर नहीं होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मिट्टी रहित खेती को निरूपित करता है? तो वो हाइड्रोपोनिक है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। धान की उपज में क्या आवश्यक है? तो धान की उपज में आपने देखा होगा निम्न तापमान ज़्यादा नमी, नहीं, ज़्यादा तापमान ज़्यादा नमी, ज़्यादा तापमान निम्न नमी, नहीं, ये भी नहीं है। कम तापमान कम नमी, ज़्यादा तापमान ज़्यादा नमी। तो ज़्यादा तापमान ज़्यादा नमी ही है, क्योंकि गर्मी के मौसम में बोया जाता है। तो जानते हैं जब तक बारिश होता है, मतलब दीपावली के आसपास धान कटने लगते हैं। तो दीपावली तक लगभग टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है, लेकिन उसकी शुरुआत यदि वो उस समय कट रहा है तो वो बुआई उसकी और पहले हो रही है, यानी वो हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी में वो फल फूल रहा होता है। निम्नलिखित वाक्यों में गहन निर्वाह फसलों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो गहन निर्वाह ये प्रयोग में होता है कम जनसंख्या वाले इलाकों में। गहन निर्वाह फसल के लिए कौन से, ये ही होगा, क्योंकि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में तो वो नहीं होती है ना। और देखिए यही इसका आंसर है, किधर गए, हाँ, दूसरा जो है ज़्यादा मात्रा में जैव रासायनिक इनपुट व सिंचाई का इस्तेमाल, ये भी नहीं होती है। ये गहन मेहनती खेती है, नहीं, ये भी नहीं है। किसान सीमित ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन ले सकते। गहन गहन से मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसको गहन बोलते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कृषि का एक प्रकार है जिसमें सीमित भू क्षेत्र पर अत्यधिक जनसंख्या वाले लोग निर्भर रहते हैं, बस इतना याद रखिएगा। शिखर कली को हटाया जाता है चाय की खेती में। तो कौन सा जड़ बहुसर्जन बढ़ाने के लिए, शाखा बढ़ाने को बढ़ावा देने के लिए। तो शाखा बढ़ाने को बढ़ावा देने के लिए शिखर कली को हटाया जाता है चाय की खेती में। मतलब शिखर कली को आप हटा दीजिएगा तो पेड़ और थोड़ा उसकी शाखाएं फल फूल के आगे बढ़ जाएंगी। निम्न में से कौन सी वाणिज्यिक खेती का प्रकार नहीं है? तो वाणिज्यिक खेती का प्रकार डेयरी है। तो डेयरी में आप घर के लिए दूध नहीं उत्पादन करते हो तो डेयरी प्रोडक्ट है। अनाज की खेती भी है, जीवित पशुपालन भी है, जीवित पशुपालन भी है। और गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि आपने जैसे देखा कि कम ज़मीन पर ज़्यादा लोग टिके रहते हैं, तो वो वाणिज्यिक खेती तो नहीं हो सकती है। तो यही इसका उत्तर है। किसी भी निर्धारित पंक्ति के बिना एक ही समय पर दो या दो से अधिक फसलें उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है मिक्स्ड खेती कहते हैं। निम्नलिखित फसल में से किस फसल को अच्छे जल निकास वाली उपज, मिट्टी में भारी मात्रा में खाद और उर्वरक, गर्म आर्द्र जलवायु, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा तथा सिंचाई के द्वारा सुनिश्चित जल आपूर्ति की आवश्यकता होती है? तो वो है गन्ना है, जिसको सबसे ज़्यादा जो फसल को अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी, भारी मात्रा में खाद और उर्वरक और आर्द्रगम, लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा सिंचाई के लिए सुनिश्चित है। कर्तन और दहर खेती को मिल्पा के रूप में जाना जाता है। तो इंडोनेशिया ने मैक्सिको में इसको मिल्पा, वो इंडोनेशिया से कोनो को बोला जाता है का
मैक्सिको में स्लैश एंड बर्न को कृषि को मिल्पा के रूप में जाना जाता है। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को मानसूनी फसलें बोलेंगे, लेकिन हम खरीफ फसलें भी इसी समय उगाते हैं। हम देखते हैं इसका उत्तर क्या है। शी, वर्षा ऋतु में उगाने जाने वाले, देखो खरीफ फसल भी बोलते हैं, तो खरीफ फसल बोलते हैं, मानसूनी फसल नहीं बोलते हैं। सामान्यतः जून माह में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर माह में काट ली जाती है। जब कोई किसान अपने खेत में एक ही समय में दो या अधिक फसल उगाता है तब इसे क्या कहा जाता है? तो इसको मिक्स्ड कृषि कहते हैं। आपने ऊपर अभी देखा था। खनिज एवं उद्योग, निम्नलिखित देशों में से किसके पास कोई ज्ञात पेट्रोलियम रिजर्व नहीं है? तो वो क्या है? आप ब्राज़ील के पास है, नाइजीरिया के पास है, वेनेजुएला के पास है, तो वो जापान है जिसके पास, वो कुछ ऐसा उसके पास नहीं है। किस देश में कटे हुए पुष्पों का सबसे बड़ा बाज़ार है? तो सबसे बड़ा बाज़ार, अब पता नहीं, जर्मनी में कटे हुए फूल, अच्छा कटे हुए फूल, वो जो मान के चलिए कि फूलों का बाज़ार बोल रहे हैं, लेकिन साला कटा हुआ फूल बोल रहा। फूलों की खेती, फूलों का व्यापार अरबों डॉलर का है। कोयला और पेट्रोलियम के विशाल भंडार कहाँ पर है? अच्छा, किस चीज़ के वो भंडार है? तो कोयला और पेट्रोलियम, कार्बन का ही है वो विशाल भंडार। ओजोन का है नहीं, कैल्शियम का है नहीं, जंग का है नहीं, जस्ता का है नहीं। मूल्य के रूप में इंडोनेशिया का मुख्य निर्यात क्या है? तो वो तेल और गैस का निर्यात करता है। टीन नहीं करता, रबड़ नहीं करता। लेकिन देखो, आप ध्यान दोगे तो ये रबर वाली फीलिंग आएगी। क्योंकि रबर वाली फीलिंग इसलिए आएगी कि वो वहाँ थाईलैंड नज़दीक पड़ता है। थाईलैंड में रबर की खेती सर्वाधिक होती है, तो इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना। इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र क्या है? इराक का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है किरकुक। कंप्यूटर उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है, तो वो कहाँ प्राप्त किया जाता है? तो वो है क्वार्ट्ज़ाइट में। निम्नलिखित में से काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना हम कोयला को बोलते हैं, याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कि भारत ही है। और जबकि शीर्ष 3 देशों में चीन, रूस और भारत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयला का प्रकार नहीं है? तो लिग्नाइट है, बिटुमिनट है, एंथ्रेसाइट है, सीडेराइट है। सीडेराइट एक किसी चीज़ का अयस्क है। सीडेराइट लोहा का एक प्रकार, हाँ, लोहा का अयस्क है सीडेराइट। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नांकित युग्मों में से दुखन फील्ड जो ओमान में है वो सही सुमेलित नहीं। दुखन फील्ड कतर में है, बाकी सरीन फील्ड लीबिया में है, तेजिंग फील्ड कजाकिस्तान में है, और बर्गन फील्ड कुवैत में है। तो ये सवाल जो है कि एक सवाल आया जो आपके दिमाग से परे है। एंथ्रेसाइट क्या है? एंथ्रेसाइट कोयला है। कोयला है एंथ्रेसाइट, कठोर और गहरे रंग का कोयला है वो एंथ्रेसाइट, उसका कोयले का प्रकार है जो सबसे, मतलब एंथ्रेसाइट, हाँ, एंथ्रेसाइट ही सबसे बेहतरीन कोयला माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाला सबसे महत्वपूर्ण खनिज है? तो वो क्या है? अभ्रक है। अधात्विक खनिज विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। हब्बन टोटा पोर्ट कहाँ पर है? तो श्रीलंका में है, इसमें कोई वो बात नहीं है। सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बुसान शहर स्थित है। बुसान साउथ कोरिया का बुसान है वो कई बार मूवियों में देखा है बात करते हुए। निम्नलिखित में से किस नहर मार्ग के माध्यम से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है? तो वो है सुएज कैनाल के माध्यम से। उस अंतःस्थलीय जलमार्ग की पहचान कीजिए जो बेसल से रोटरडम तक नब्बे है। तो बेसन से रोटरडम तक जाने के लिए आपको राइन नदी से होते हुए आपको जलमार्ग लेना पड़ सकता है। संसार में सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन है, क्या है?
पार साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन, ये वाला डी ऑप्शन में दे रखा है। मानचित्र और रेखाएं निम्नलिखित में से कौन सी मापनी विधि सार्वभौमिक विधि है? तो ये है प्रतिनिधि विधि, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। मापन में गणक किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो मानचित्र का। समोच्च रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि ऐसे स्थानों को जोड़ती है जिनका बराबर होता है। समोच्च रेखा एक काल्पनिक रेखा जो ऐसे स्थानों को जोड़ती है जिनकी ऊंचाई बराबर होती है। क्या बराबर होता है? तो ऊंचाई बराबर होती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को क्या बोला जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर बोला जाता है। जल डमरू मध्य किन ग्रहों के चारों ओर वलय नहीं है? ये कहाँ से सवाल आ गया भाई? ये बुध और सूर्य सबसे नज़दीक सबसे छोटा ग्रह है। इस ग्रह में चारों ओर कोई वलय नहीं पाया जाता है। इसके अतिरिक्त शुक्र, पृथ्वी, वरुण, मंगल के चारों ओर वलय भी नहीं पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। निश्चित पथ से होकर गुजरने वाली जलधारा को सुनामी कहते हैं। कैस्पियन सागर मजबूत भूकंपी तरंगे है। जल का सर्वाधिक रूप से उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो यहाँ देख लेते हैं। सुनामी भूकंपी मजबूत तरंगे हैं। कैस्पियन सागर बृहत्तम झील, हम मिला देंगे, उसमें से कुछ नहीं। महासागरीय धारा एक निश्चित पथ से गुजरने वाली जलधारा है। ज्वार जल का सर्वाधिक ऊपर उठना है। तो सभी जानते हैं कि ज्वार भाटा जो है जल का सर्वाधिक ऊपर और गिरना है। डी का 3 है। बृहद जल क्या है? बृहद झील है। बी का 4 है। और सुनामी आपका वो सब बन जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं। फरक्का जल संधि जल सहभाजन संधि है किसके बीच में? भारत और बांग्ला के बीच में है, बांग्लादेश के। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। कहाँ गया? हाँ, भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो इसको कुछ हो नहीं है। ऊर्जा संसाधन सूची। जलमंडल भूजल सतह को कहते हैं। भू परपटी ऊर्जा मिट्टी और चट्टान को बोलते हैं। रेडियंट ऊर्जा रेडियो तरंगे और एक्सरे को बोलते हैं। तापीय ऊर्जा ऊष्मा को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है कौन सा? कोयला नहीं है, बायोमास नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, केरोसिन। नवकरणीय स्रोत। कोयला जला के ख़त्म कर देंगे, पेट्रोलियम जला के ख़त्म कर देंगे, केरोसिन जला के ख़त्म कर दे। बायोमास, बायोमास मारते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। बायोमास ऊर्जा का नवीकरणीय से ऊर्जा उत्पादन की शब्दावली में बायोमास कार्बनिक पदार्थ जीवित के अपशिष्ट से बने ईंधन के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय स्रोत के ऊर्जा है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा ये नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, तो ये सी जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसको जलाने पर ख़त्म हो जाता है ये। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्वरूप अपने दोहन एवं उपयोग की प्रक्रिया को कम से कम पर्यावरण की प्रदूषण करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। भूतापीय तो सौर ऊर्जा करता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के विकास के लिए आदर्श स्थितियाँ प्रदान करता है? तो यह गल्फ और कच्छ की खाड़ी जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत नवीकरणीय नहीं है? तो ऊर्जा का प्राकृतिक गैस जो है वो नवीकरणीय नहीं है। बाकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तो आते जाते रहता है। तो विविध में क्या है? दक्षिण अमेरिका का अमेज़न एवं अफ्रीका का कांगो क्षेत्र किससे है? भूमध्य रेखा का क्षेत्र है वो। पृथ्वी के वातावरण के अनुसार मंगल ग्रह को व्यक्त करने के लिए किस पद का उपयोग होता है? टेर्राफॉर्मिंग का। पृथ्वी की सतह पर आवक और जावक सूर्य किरण के अनुपात को क्या कहते हैं? तो ये एल्बिडो कहते हैं। आम और केला जैसे फसल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है जो है कि शीतोष्ण ने भूमध्य सागर ने शुष्क क्षेत्रों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों बीच से ही रिलेटेड है हम।
द्रव्य चलित क्रिया अपर्दन एक प्रकार का किसके द्वारा होता है? तो द्रव चलित क्रिया बहते हुए जल से होता है। पानी जो बह रहा है उससे यदि अपर्दन तो उसी से होगा ना। निम्न में से कौन सा विकल्प भूकंपी लहरों से संबंधित नहीं है? तो पोताश्रय लहरें, हार्बर वेव जो है कि उनसे संबंधित नहीं है। उष्णकटिबंधीय वन, कटीली झाड़ियाँ, घास के मैदान, वनस्पति है और नमी की मात्रा है। तो उष्णकटिबंधीय वन भारी वर्षा में होते हैं, कटीली झाड़ियाँ शुष्क वर्षा में होते हैं, घास के मैदान मध्यम वर्षा में। तो तीनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अपर वोल्टा का पुराना नाम क्या है? तो अपर वोल्टा का पुराना नाम क्या है? बर्किना फासो। बर्किना फासो, रिपब्लिक ऑफ अपर वोल्टा एक देश का पुराना नाम है जिसको आज बर्किना फासो के नाम। अच्छा, पर ये सवाल क्यों पूछे साले सब। बखान न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये यूएई में है। ओके, आई एम वॉचिंग यू मैन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वल्कनीकरण का उत्पाद है? तो वल्कनीकरण का उत्पाद प्रणाली एक अंगूठी के आकार का प्रवाल भित्ति है जिसे एक प्रवाल किनारा होता है जो एक खाड़ी अपूर्ण के रूप में होती है, तो इसलिए अटॉल को बोलते हैं। बहिर्जात बल किसके द्वारा संयोजित होता है? तो वायुमंडलीय बल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी भूगोल में कार्टोग्राफी दर्शाती है? तो कार्टोग्राफी को मानचित्र बनाने का कौशल या सिद्धांतों विधियों एवं अध्ययन मानचित्र को कार्टोग्राफी कहते हैं। कौन सा बांध अफगान भारत मित्रता के नाम से जाना जाता है? तो अफगान भारत की मित्रता के नाम से सलमा बांध जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्तर है? तो निम्नतम स्तर पृथ्वी का है डेड सागर है, ये सभी जानते हैं। एक नदी के प्रवाह के निचले भाग को क्या कहा जाता है? एक नदी के प्रवाह को रिवर बेड कहते हैं, नदी तल कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा विश्व का भूगोल ख़त्म हो गया है। हम कल जो है कि भारत का भूगोल देखेंगे और बाकी चीज़ें आप लोगों से आगे शेयर करेंगे।